नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो हमने जो आई दृष्टि का करंट अफेयर वीडियो सीरीज किया था, ये उसका ये चौथा पार्ट है। इसमें हम राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो प्रीवियस वीडियो थे उसमें हमने आर्थिकी जैसे है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम थे वो देखा था। यहाँ से राष्ट्रीय परिदृश्य में जितनी भी घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो काम का नहीं है उसको छोड़ते जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, यहां से जो फर्स्ट टॉपिक हमारा वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आपको पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति जी थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद ये जो नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो उसी से संबंधित घटनाक्रम। तो आइए यहां से देखते हैं। 9 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो एनडीए के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन जी, ये 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो नाम याद रखिएगा कौन है 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, वह हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति है ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इनका क्रम याद रखिएगा कौन से हैं। ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने हराया किसको है, तो ये हराया है न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को, यानी कि बीएस रेड्डी जो थे इनको हराया है, जो ठीक है इंडिया गठबंधन के वो थे। ठीक है, तो 12 सितंबर 2025 को इनका पद ग्रहण हुआ, शपथ ग्रहण हुई सीपी राधाकृष्णन जी की। इससे कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम अगर देखें तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो सीपी राधाकृष्णन थे उनको 452 प्रथम वरीयता जो वरीयता के मत थे वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हुआ इसके बारे में। वहीं जो बी सुदर्शन रेड्डी जो थे उनको 300 मत प्राप्त हुए इस वजह से, और इसमें 15 मत जो थे वो अमान्य घोषित कर दिए गए। इतनी सारी बातें नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा कि सीपी राधाकृष्णन जी जीते हुए हैं, ये बने हैं 15वें उपराष्ट्रपति और इन्होंने हराया किसको है, तो बी सुदर्शन रेड्डी जी को हराया है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इनका जन्म कहां होता है। ये 4 मई 1957 को तमिलनाडु के जो तिरुपुर है वहां पर इनका जन्म होता है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, 2 बार कोयम्बटूर के से सांसद रह चुके हैं, तो ये कुछ बातें इनके बारे में है। ये इससे पूर्व 2023 से 24 के बीच में ये झारखंड के ठीक है गवर्नर के रूप में वहां पे पद ग्रहण किया था। ठीक है, तो इतना, और साथ साथ इनके पास तेलंगाना और पौंडीचेरी के भी गवर्नर के रूप में इनके पास कार्यभार था। 2024 से वे महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में और उसके बाद उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति का चुनाव पद उम्मीदवार बनाया गया था, तो यानी कि पद ग्रहण किया है। ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट। अगर हम संवैधानिक प्रावधान देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, तो ये कहा गया है कि भारत को उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा होगा, यानी कि दूसरा सर्वोच्च पद होगा इसके बाद राष्ट्रपति के बाद। इसका जो टाइम पीरियड दिया है वो 5 ईयर दिया है, 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र देकर के पद मुक्त हो सकता है। राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है अगर जो राज्यसभा है, राज्यसभा वहां पर एक ठीक है संकल्प पारित कर देती है तो उसे हटाया जा सकता है, परंतु ये जो पारित किया जाएगा वो सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाएगा। ठीक है, सदस्यों के पूर्ण बहुमत से राज्यसभा में, और लोकसभा उससे सहमत भी होना चाहिए। ठीक है, पद से हटाने के आशय की जो सूचना होगी वो 14 दिन पूर्व देनी पड़ेगी किसको, उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आपको 14 दिन पूर्व उनको ये सूचना देनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं किसके, ठीक है, पदेन सदस्य होते हैं किसके, राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद या पद त्याग या हटाए जाने पर ऐसे किन्हीं भी कारणों पर क्या हो सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पद भी ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ये तभी तक पद ग्रहण करेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। और ऐसे नए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर करवाया जाना चाहिए, ये प्रावधान है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जरा उनके बारे में भी एक नजर दौड़ा देते हैं, क्योंकि वहां से भी कुछ प्रश्न पूछ जा सकते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों के बारे में, यानी कि उनसे जो संबंधित अनुच्छेद हैं वहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो आइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं, क्योंकि यह चर्चा में था पद। ठीक है, देखिए
उपराष्ट्रपति के जो पद का प्रावधान है, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे राष्ट्रपति है वैसे ही उपराष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 63 में। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। वहीं जो अनुच्छेद 64 है, 64 है, इसमें कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, पदेन सभापति होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में। तीसरा देखो अनुच्छेद कहा गया है, ठीक है, कि ये कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 65 जो है उसमें कहा गया है कि अगर किसी वजह से राष्ट्रपति पद अपने पद पे नहीं रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग हो जाता है या उनको पद से हटाए जाने के अन्य कारणों से राष्ट्रपति अगर अपने पद को ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उस उतने समय हेतु वह जो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेंगे। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 65 में। तो अनुच्छेद 63 पद से संबंधित है, एक राष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वहीं जो अनुच्छेद 65 है उसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कब कब काम कर सकता है, और जब तक जो उपराष्ट्रपति है यह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब वह राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहेगा। यह भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। वही जो अनुच्छेद 67 है, 67 है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद जो होगा वो 5 वर्षों का होगा, यानी 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे चयन से। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और इनको हटाया कैसे जा सकता मैंने वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं बाकी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे राष्ट्रपति पर महाअभियोग का प्रावधान है उस प्रकार से उपराष्ट्रपति के संबंध में महाअभियोग का प्रावधान नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? इस्तीफा दे सकता है। किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। तो ये हो गया हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ घटनाक्रम। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया आपको, जो सारी बातें थी वो यहां बता दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ समाप्त किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति के पद के ये जो चुनाव निवर्तमान उपराष्ट्रपति का जो समय है जैसे समाप्त होता है तो तुरंत एक उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 भी है जो इन दोनों के चुनाव से संबंधित प्रावधानों के बारे में डिस्कस करता है। संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो वो होगा, जो भारत का चुनाव आयोग जो है वह इसके चुनाव की तारीख व अधिक्षण निर्देशन सब कुछ तय करता है। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति का किसी वजह से पद निमुक्त होता है तो 60 दिन के भीतर नया चुनाव करवाया जाना चाहिए, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 25 सांसद प्रस्ताव रखें और 25 सांसद सदस्य उसका समर्थन करें, तभी वह उपराष्ट्रपति पद हेतु योग्य होता है चुनाव लड़ने के लिए। बाकी उसकी आयु जो होनी चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसे किसी भी सरकारी पद या कह सकते हैं कि किसी भी याब के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति जितनी भी बातें थी वो हमने देखी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं, वह है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025। ठीक है, इसको किसने जारी किया है? तो जो पर्यावरण मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसने राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जारी किया है एनसीएपी के तहत। इसमें यह पाया गया है कि वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु 130 शहरों को टारगेट किया गया था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्रालय है इसकी एक नया इनिशिएटिव है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि यह देखना है कि जो शहर हैं उनकी वायु की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, तो कितने शहरों को इसमें टारगेट किया गया है? 130 शहर और उन्हीं की रैंकिंग जारी की गई। ठीक है, ये रैंकिंग कब जारी की गई थी? तो ये 9 सितंबर 2025 को रैंकिंग की घोषणा की गई थी। ठीक है, जो अब मंत्री है जानते हैं पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे, वो है श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी।
ठीक है, इन्होंने ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 भी प्रदान किए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी श्रेणी में कौन प्रथम स्थान रहा है। प्रथम श्रेणी जो है, ठीक है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या को टारगेट किया गया है, इसमें प्रथम नंबर पर इंदौर है। इंदौर आप जानते हैं स्वच्छता में भी प्रथम नंबर पर है और वायु गुणवत्ता में भी प्रथम नंबर पे आया है एमपी में। दूसरे नंबर पे एमपी का ही दूसरा शहर है जो है जबलपुर। तीसरा है आगरा और सूरत को तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से रखा गया है उत्तर प्रदेश और गुजरात से। वह जो श्रेणी 2 है जिसमें 3 से 10 लाख की जनसंख्या को रखा गया है, इसमें अमरावती महाराष्ट्र प्रथम नंबर पर है। दूसरा है मुरादाबाद और झांसी को संयुक्त रूप से यूपी के 2 शहरों को एक साथ रखा गया है। और तीसरा है राजस्थान का अयोवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको रखा गया। वहीं श्रेणी तीसरे नंबर पर रखा गया है जो 3 से कम जनसंख्या है, जहां की वह है देवास मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, परवाणु जो है हिमाचल प्रदेश, और तीसरा है अंगुल जो है वो उड़ीसा का है, ये 3rd नंबर पर रखा गया। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा जो है, आगरा को तीसरा नंबर दिया गया है, ठीक है, श्रेणी 1 में 196 स्कोर के साथ। दूसरे नंबर पर कानपुर जो 5वें रैंक पर है, और वहीं प्रयागराज जो है वो 7वें नंबर पर है। ठीक है, वहीं हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी 11वें नंबर पर है, और गाजियाबाद जो है वो 12वें नंबर पे। तो कुछ ये ठीक है। श्रेणी 2 में बात करें तो मुरादाबाद 2nd नंबर पे है, झांसी जो है वो हमारा ये भी 2nd नंबर पे, क्योंकि इन दोनों को एक साथ रैंकिंग दी गई थी, दोनों का स्कोर सेम। तीसरे नंबर पे गोरखपुर है जो वैसे तो 5वें नंबर पे है, परंतु यूपी में 23 नंबर पे। चौथे नंबर पर फिरोजाबाद जिसकी रैंकिंग 5वीं है। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो यानी कि श्रेणी 2 में मुरादाबाद झांसी एक साथ दूसरे नंबर पर, और गोरखपुर तीसरे नंबर पे, वैसे इंडिया के उसमें 5वें नंबर पर, और फिरोजाबाद भी 5वें नंबर पर। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी तो आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं जो NIRF रैंकिंग होती है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो जारी करती है, शिक्षा मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है NIRF, ये देखा जाता है कि जो भारतीय उच्च संस्थान है वो उनकी गुणवत्ता कैसी है, उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो अभी मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री, वो है धर्मेंद्र प्रधान जी। इन्हीं के द्वारा ये रैंकिंग जारी गई है, इंडिया रैंकिंग 2025। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थान जो है, ठीक है, तो उनकी कौन सी स्थिति है। ठीक है, इसमें कितनी श्रेणियां हैं, तो ये याद रखिएगा, इसमें 9 श्रेणियों पर ये जारी किया जाता है रैंकिंग। ठीक है, इंडिया रैंक्स के तहत, रैंकिंग्स तहत 8 विषयों को, ठीक है, यहां पर श्रेणी कितनी, कैटेगरी 9 है, बट सब्जेक्ट कितने हैं, तो वो है 8 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो श्रेणी 9 है, और जबकि विभिन्न विषय जो है वो है 8। ठीक है, अगर इसे देखा जाए कि समग्र श्रेणी जो है, जो प्रथम श्रेणी यानी कि ओवरऑल कैटेगरी है, इसमें 7वें वर्ष, कॉन्टिन्यू 7वें वर्ष जो IIT मद्रास है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, 7 वर्षों से यह प्रथम स्थान पर ही है। अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी IIT मद्रास भी फर्स्ट नंबर पे है, 10वें वर्ष, 10 वर्षों से ये प्रथम स्थान पर है। वहीं जो IISc बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये भी 10 वर्षों से प्रथम स्थान पर है यूनिवर्सिटी की श्रेणी में। ठीक है, तो ये कहा अभियांत्रिकी और समग्र में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास है। वहीं यूनिवर्सिटी के अगर देखा जाए तो IISc जो बेंगलुरु है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये संस्थान है, ये अनुसंधान श्रेणी में भी 5 वर्षों से प्रथम स्थान पर है। कौन सा, IISc। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान किस श्रेणी में, अनुसंधान श्रेणी में। वहीं जो IIT हमारा मद्रास है, इस वर्ष पहली बार शुरू की गई है सतत विकास यानी SDG जो है हमारे, उनके देखा गया है कि कितने ज्यादा SDG को अपनाया गया है। तो इस श्रेणी में भी कौन प्रथम स्थान पर है, IIT मद्रास। तो याद रखिए IIT मद्रास कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम वैसे देखें शीर्ष 5 संस्थान कौन कौन से हैं, तो IIT मद्रास प्रथम नंबर पे है समग्र श्रेणी में। वहीं IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पे होगा, आप जानते हैं। IIT बॉम्बे को 3rd नंबर पर रखा गया है 81 स्कोर के साथ, जबकि 87 के साथ IIT मद्रास था। ठीक है, बाकी IIT जो ये है ये 4थे नंबर पे है, और IIT कानपुर को 5वां स्थान। तो IIT कानपुर यूपी विशेष में याद रख सकते हैं। अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो समग्र श्रेणी में IIT कानपुर बताया मैंने आपको, इसको 5वां स्थान दिया गया है 77.25 के साथ। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है इसको 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको भी 19वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जो IIT BHU है इसको 31वां। ठीक है, MIT यूनिवर्सिटी जो है MIT, ये 37वां,
और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, इसको 69 रैंकिंग प्राप्त की गई। बाकी तो देख सकते हैं आप, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। तो ऊपर की श्रेणी जो स्टार्टिंग में है 4-5 वो याद रख सकते हैं। आईआईटी कानपुर 5, फिर 10 दोगुने नंबर पे 10 नंबर पे बीएचयू है, और 9 नंबर आगे बढ़ा दीजिए 19वें पर एएमयू, 31वें पर आईआईटी बीएचयू, 37वें पर एमआईटी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है वो 69। अगर हम विभिन्न श्रेणियों में बात करें तो जैसे यूनिवर्सिटी के बताया था भी, आईआईएससी जो है बेंगलुरु कर्नाटका प्रथम स्थान पर है। वहीं कॉलेज के मामले में बात करें तो जो हमारा हिंदू कॉलेज है जो डीयू का, वो इसके प्रथम स्थान पर है। अनुसंधान की श्रेणी में बात करें तो आईआईएससी, वही बताया था। नवाचार की श्रेणी की बात करें तो आईआईटी मद्रास, ठीक है, इनोवेशन के। वहीं यूनिवर्सिटी जो मुक्त, ठीक है, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसमें इंदिरा गांधी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है प्रथम नंबर पे, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, बता ये जो नई श्रेणी शुरू की गई अभी एसडीजी की जो है, उसके आईआईटी मद्रास से की गई, कि एसडीजी में कौन है, आईआईटी मद्रास। बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। अब बात करते हैं कि जो कुछ विभिन्न विषयों पर क्या संस्थान है, जैसे इंजीनियरिंग के विषय क्या है, इंजीनियरिंग, इसमें आईआईटी मद्रास। वहीं जो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट जो है वो आईआईएम अहमदाबाद। फार्मेसी में जो है जामिया हमदर्द, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा है, तो ये है अखिल भारतीय एम्स जो है, तो ये एम्स वो प्रथम स्थान पर है, चिकित्सा में है, ठीक है। वहीं अगर दंत चिकित्सा की बात करें तो ये भी वही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है उसी को प्रथम स्थान दिया गया। विधि के मामले में देखा जाए तो ये है कौन सा, नेशनल स्कूल ऑफ, ठीक है, इंडिया यूनिवर्सिटी। अगर डिजाइनिंग के मामले में बात करें, आर्किटेक्ट के मामले में, तो आईआईटी रुड़की को आर्किटेक्ट में प्रथम स्थान दिया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक, आईसीएआर जो है, इसको प्रथम स्थान दिया गया। अब बात करते हैं जो दादा भाई नौरोजी जी हैं, इनकी 200वीं जयंती मनाई गई है। तो ये इतिहास में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप इनके बारे में कुछ यहां से फैक्ट जान सकते हैं, बाकी हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरे अध्यक्ष थे 1886 में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी, दूसरा, ठीक है। और ये प्रथम पारसी थे, ठीक है। इनका जन्म कहां हुआ था, बॉम्बे में हुआ था 1825 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी कहते हैं वयोवृद्ध कहते हैं। ये एल्फिंस्टन कॉलेज था बंबई, वहां के प्रोफेसर नियुक्त थे, ठीक है। गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में भी कार्य किया, ठीक है। वे बंबई में विमेन जो एजुकेशन थी उसके अग्रदूत कहे जाते हैं, ठीक है। वहीं ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पर चुनाव इनका चुने गए थे, किस पार्टी से, तो लेबर पार्टी से, ठीक है। वहीं इनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक में इन्होंने क्या दिया है, तो धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। क्या, धन निष्कासन का सिद्धांत, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, धन निष्कासन सिद्धांत। वहीं इनके एक पत्रिका थी जिसका नाम था राष्ट्र गोपतार, ये इनका पत्र था, शुरू किया था इन्होंने, तो राष्ट्र गोपतार। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की है, 1886, 1893 और 1906, ठीक है। बाद में इन्होंने 1866 में लंदन में ही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। बाकी इतना, तो बाकी जो है ड्रेन थ्योरी बता दी मैंने आपको, इनके धन निष्कासन सिद्धांत, और इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि इनको वयोवृद्ध कहा जाता, भारत का वयोवृद्ध की संज्ञा दी जाती है। एक अभियान है अंगीकार अभियान, शुरू किया गया है 2025 में ही शुरू किया गया है, अभी सितंबर के महीने में। इसको किसने शुरू किया, तो आवासन एवं शहरी जो मंत्री हैं, शहरी कार्य मंत्री जो खट्टर जी हैं, मनोहर याई खट्टर, उनके द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि अंगीकार 2025 एक जागरूकता अभियान है। क्या है, जागरूकता अभियान है, जिसका उद्देश्य जो है, जो पीएमवाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जो योजनाओं को गति प्रदान करना है। इन योजनाओं को आवेदन के सत्यापन में तीव्रता है, ताकि जो हर व्यक्ति है सभी को आवास प्राप्त हो सके, तो यानी कि सभी को आवास प्रदान करने हेतु इस अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। अंगीकार अभियान 2025 के 5000 से अधिक शहरों, स्थानीय निकायों में 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर
2025 तक, यानी 4 सितंबर से कब तक, 25 अक्टूबर 2025 तक, यानी 2 सप्ताह तक यह प्रोग्राम यानी कि ये जो इनिशिएटिव शुरू रहेगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हितधारक हैं जिनकी आय बहुत कम है उनको क्या करना है कि उनको हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि ट्रस्ट जो है इस योजना के बारे में सूचित करना है, बताना है कि आप कैसे आप ऋण प्राप्त कर सकते हो और अपना आवास प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, आप जानते हैं कि PMAYU के तहत 120 लाख से घरों की मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 94.11 लाख जो पक्के घर बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं और वितरित भी किए जा चुके हैं। तो ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो ये सारी कहानी जैसे दे रखी है, जो इसमें काम का था वो आप याद रखिएगा, इसको किसने शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए टॉपिक है, देश में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह 3 सितंबर 2025 को जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उन खनिजों के पृथक्करण, उत्पादन तथा पुनर्चक्रण हेतु यह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से 2031 तक यानी कि 30-31 तक 6 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। तो इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम 5 वर्ष सुनते हैं तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न में चेंज करके 5 वर्ष दिया जा सकता है। आपको याद रखना कि यह योजना 6 वर्षों की योजना है, अर्थात 6 वर्ष तक यह कार्यरत रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसका देखिए यह योजना जो है, यह योजना खनिज मिशन जो है हमारा राष्ट्रीय खनिज मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जो है उसका हिस्सा है। ठीक है, जिसको 29 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि जो खनिजों की घरेलू क्षमता है उसका निर्माण करना और आपूर्ति जो सप्लाई चेन है उसको और मजबूत करना है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी जिससे ज्यादा कुछ है नहीं। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु 1500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, बाकी जिसमें कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बस टाइम पीरियड रखिए, 6 वर्षों तक ये कार्यरत रहेगी। योजना के जो व्यय आएगा उसमें सब्सिडी दी जाएगी, जो आधार वर्ष 2025-26 में वृद्धि, यानी जितना ज्यादा बिक्री में वृद्धि की जाएगी उसी हिसाब से सब्सिडी भी में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि कैसे प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो जो मशीनरी यानी कि कोई भी अगर उत्पादन करता है खनिजों का और उसको प्रोत्साहन देने में क्या होगा कि उसका जो मशीनरी और संयंत्र उपकरण आदि की जो उपयोगिता होगी उसमें सरकार क्या करेगी, 20% की सब्सिडी जाएगी। यानी कि जो भी इस योजना के तहत मतलब संयंत्र स्थापित करते हैं उसमें जो कॉस्ट आएगी उसका 20% सरकार क्या करेगी, सब्सिडी के रूप में देगी। ठीक है, और यह प्रति वर्ष आधार वर्ष से क्या होगा, हर इसकी बिक्री में वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाकी देश में कुछ ज्यादा काम का नहीं। ठीक है, आगे देखिए, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया है, बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की गई। किसने की है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की है। बिहार राज्य जीविका साख निधि सहकारी संघ लिमिटेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया गया था। आप जानते हैं कि बिहार में एक योजना है जीविका दीदी नाम से, उसी को ये आगे बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है, साख सहकारी संघ, ताकि जाके जो कम ब्याजदार हैं, कम ब्याज दरों पर जो जीविका से जुड़े सदस्य हैं, ठीक है, उनको ऋण प्रदान किया जा सके, कर्ज प्रदान किया जा सके इससे जुड़े हुए सदस्यों को, इस वजह से। ठीक है, ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर 18 से 24% तक की ऊंची ब्याज दरों पर निर्भर है। यानी कि ज्यादातर देखो जीविका दीदी है यानी औरतें हैं, और इनको अभी जो माइक्रो फाइनेंस संस्थान है उनसे 18 से 24% तक ऊंची ब्याज दर देकर के इनको ऋण प्राप्त होता है। तो इनको कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा सके, इस वजह से यह शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, बस इसका बारे में इतना याद रखिएगा। ठीक है, यह जो परियोजना है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त रूप से वित्तीय संस्था व्यवस्था होगी। ठीक है, तो किस किस की है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों की संयुक्त व्यवस्था है। ठीक है, इसके तहत सुगमता हेतु 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को क्या दिया जाएगा, टैबलेट दिए जाएंगे, ताकि उनको इससे प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, कंप्यूटर ट्रेनिंग दे सके। अब आइए देखिए, नेक्स्ट है यूडाइस। आप जानते हैं कि एक हमारे देश में यूडाइस सिस्टम है। इसका यूडाइस क्या है, स्कूली शिक्षा पर एकीकृत डिस्ट्रिक्ट, ठीक है,
शिक्षा सोचना पड़ेगा, यानी कि जहां हर डिस्ट्रिक्ट में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, इन सबका एक एकीकृत क्या है पोर्टल है जिसको कहते हैं यूडाइस प्लस। इसकी रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मतलब यूडाइस जो है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली। यह देश के सभी मान्यता प्राप्त जो स्कूल होते हैं उनसे वार्षिक रूप से डेटा इकट्ठा करता है वन नेशन वन डेटाबेस के आधार पर, ताकि ये पता रहे कि कितने मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं, कितने बच्चे वहां रजिस्टर्ड हैं और कैसी वहां पे मतलब वो सारी चीजें। कुछ तथ्य देखिए, 28 अगस्त 2025 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूडाइस जो प्लस है इसकी रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वो देखते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट के आरंभ किए जाने के बाद से किसी शैक्षणिक वर्ष में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि जो शिक्षकों की संख्या हो गई है वो 1 करोड़ को पार कर गई है। ठीक है, 1,22,420 शिक्षक अभी तक भारत में कार्यरत हैं। वर्ष 2022-23 की तुलना में 2025-26 के दौरान शिक्षकों की संख्या में 6.7% की वृद्धि हुई है, अर्थात शिक्षकों की संख्या जो है 2022-23 की कंपैरिजन में 2024-25 में यह वृद्धि की गई है 6.7%। ठीक है, वहीं 2024-25 में जो विमेन है, ठीक है, जो महिला शिक्षक हैं उनके प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और यह कितना हो चुका है पूरे उसका शिक्षण कार्रवाई का, तो विमेन जो है वो 54.2% हो चुके हैं, ज्यादातर यानी कि मैडमों को ही रखा जा रहा है, ये अच्छी बात है। इसके बाद इसके अनुसार जो फाउंडेशनल है और प्रिपरेटरी और मिडिल और सेकेंडरी यानी कि माध्यमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो कितना हो गया है, तो अगर बात करें फाउंडेशन में तो ये है 10, 13, 17, 21 इस तरीके से छात्र शिक्षक अनुपात है। और जबकि राष्ट्रीय नई जो शिक्षा नीति है उसके अनुसार एक टीचर पर 30 यानी एक टीचर के ऊपर 30 छात्र होने चाहिए, यानी एक टीचर 30 छात्र का अनुपात होना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है अच्छा है, यानी कि ये कम अनुपात है 10, 13, 17 और 21, तो 30 से कम ही है। ठीक है, वहीं जो छात्रों के ड्रॉप आउट रेशियो था उसमें भी कमी आई है, अर्थात छात्र कम स्कूल छोड़ रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया है, तो यह अब घट करके प्रथम चरण में जो 3.7 था घट करके 2.7, मध्यम चरण में 5.2 और प्रतिशत से घटकर कितना हो गया 3.5% हो गया। जबकि माध्यमिक स्तर की बात करें तो यह जो 10.9% था वो अब घटकर 8.2% हो गया, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, बाकी बहुत सारे इसमें डेटा है वो याद नहीं रहेगा, बस आप इतना ही याद रखिएगा थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे कुछ बातें और देखो ये डेटा दिया गया है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं जो है वो 91.8% हो चुके हैं 2023-24 में, जबकि 2024-25 में यह है 93.6%, यानी कि सभी जो स्कूल हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी व्यवस्था अच्छी है। पानी पीने की व्यवस्था जो है वो 99.3% हो चुकी है 98 से। जो बच्चियां रहती हैं, छात्राएं रहती हैं, उनके लिए जानते हैं टॉयलेट वगैरह की बहुत दिक्कत होती थी, अब यह बढ़कर 97.3% हो चुका है। जो बॉयज है उनके लिए भी 96.2%। हाथ धोने की सुविधा जो है 95.9% हो चुकी है बढ़कर के। जो गेम पीरियड होता था उसमें मैदान नहीं होते थे, अब यह 83% हो चुका है। पुस्तकालय यानी कि इसकी 89.5% व्यवस्था है। और पानी जो वर्षा संचयन होता है, वाटर हार्वेस्टिंग होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 29.4% सभी स्कूलों में व्यवस्था हो चुकी है। तो ये कुछ डेटा है। वहीं जो लड़कियां हैं इनका जो नामांकन वर्ष 2023-24 में जो 48.1% था यह 2024-25 में बढ़कर 48.3% हो चुका है, जो एक अच्छा संकेत दे रहा है। ठीक है, बस शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो जो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव। इसका उद्घाटन किया गया 26 अगस्त 2025 को मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन कहां किया गया है, गुजरात में किया गया। ठीक है, यह क्या है, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड नाम से यह एक साझा कार्यक्रम है, अर्थात हम चाहते हैं कि इंडिया में बने परंतु विश्व उसको खरीदे। ठीक है, तो ये एक है। इसमें क्या है कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा देश में जो हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रिक निर्माण की शुरुआत भी घोषणा की है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने सुजुकी के प्रथम भारत निर्मित वैश्विक
रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटास जो है, सॉरी ई विटारा का उद्घाटन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिखेगा, ई विटारा क्या है, किसने निर्मित किया है इसको, सुजुकी द्वारा, मारुति जो सुजुकी है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन है, क्या नाम इसका, ई विटारा। यह पूर्णतः भारत में निर्मित है, यानी मेड इन इंडिया है, वाहन है जिसे 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ही इसके माध्यम से भारत अब इलेक्ट्रिक वाहनों में जो सुजुकी का वैश्विक निर्माण केंद्र बनेगा। ठीक है, तो भारत क्या बन जाएगा, सुजुकी जो है उसका वैश्विक निर्माण केंद्र कहां पर होगा, यानी कि यह विश्व हेतु मैन्युफैक्चरिंग कहां करेगा, वो भारत में होगी। ठीक है, भारत में निर्मित होंगे और उसको विश्व में बेचा जाएगा। ठीक है, मोदी जी ने गुजरात स्थित जो टीडीएस लिथियम आयन बैटरी संयंत्र है, यहां पर हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत भी की है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, वहीं भारत में भारत इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र भाई पटेल जो है, उसमें भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित है। ये तो कहानी है, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025। ठीक है, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के 30वें दौर के सीएमएस एजुकेशन सर्वेक्षण विशेष रूप से जो स्कूली शिक्षा में वर्तमान नामांकित छात्रों के कितना खर्च आता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसमें तथ्य क्या है, थोड़ा ये जान सकते हैं। बाकी ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी रिपोर्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देना, अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। डेटा बहुत ज्यादा है जो काम का नहीं। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं कि सभी प्रकार के स्कूलों में जो शैक्षणिक वर्ष, अभी जो शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रति छात्र सबसे अधिक व्यय पाठ्यक्रम से कितना है, 7,011 रुपए हुआ है, यानी एक छात्र पर इतना व्यय आता है औसत। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा व्यय आता है वो पाठ्य पुस्तक और स्टेशनरी में आता है 2,200 रुपए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत सारा डेटा है, कितना व्यय आए वो सब मेंस में काम आएगा, अभी नहीं। ठीक है, जो आप जानते हैं ऑनलाइन गेम्स जो हैं उनके संवर्धन और विनियमन अधिनियम पारित किया गया है कि किस तरीके से जो ऑनलाइन गेम है उस मार्केट को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो भारत में ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सामाजिक खेल सहित जो जितने भी ऑनलाइन गेम हैं इनकी अभिवृद्धि और विनियमन करने हेतु 21 अगस्त 2025 को एक अधिनियम पारित किया गया है, विनियमन अधिनियम पारित किया गया है, जिसका नाम है ऑनलाइन गेम संवर्धन विनियमन विधेयक 2025 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसे 20 मतलब इसको मंजूरी प्राप्त हो चुकी है 22 अगस्त 2025 को। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या रखिएगा, इसमें यह कहा गया है कि जिन गेम्स में मनी से, यानी कि ऑनलाइन बैटिंग जैसे जो बैटिंग गेम्स होते हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। अर्थात अब बैटिंग गेम जैसे, ठीक है, बहुत सारे गेम्स होते थे जहां पर आप पैसे वो करके बैटिंग करते थे, तो उस तरीके की गेम को क्या कर दिया गया है, अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, यह अधिनियम प्रभावी तभी होगा जब केंद्र सरकार राजपत्र में सूचना द्वारा सूचित करेगी। ठीक है, तभी याद रखिएगा, इसकी कुछ धारा याद रखिएगा। इसके अनुसार केंद्र सरकार ने ई स्पोर्ट्स को एक वैध प्रतिस्पर्धी गेम के रूप में मान्यता प्रदान करने की उसमें कदम उठाया। इस अधिनियम की धारा 1-2 में भौगोलिक क्षेत्र और धारा 1-3 में कमेंसमेंट जो को स्पष्ट प्रावधान है। जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं इनकी परिभाषा भी दी गई है। ऐसे गेम्स जिसमें, ठीक है, जिसमें दांव होता है यानी धोखा से आप जीत सकते हैं, किस्मत की बात होती है, ऐसे गेम्स को इसमें परिभाषा दी गई है और ऐसे गेमों को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है, बस ये याद देखिएगा कि इसमें ऐसे गेमों को प्रतिबंधित किया गया। ऑनलाइन मनी गेमिंग की सेवा पेशकश या वित्तीय लेन देन की सुविधा जो देगा उसको 3 वर्ष का अधिकतम कारावास और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, यानी कोई भी अगर ऐसे गेम्स को बढ़ावा देता है तो उस पर 3 वर्ष का कारावास और 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये दोनों हो सकते हैं। पुनरावृत्ति करने पर, दोबारा वैसी हरकत दोहराने पर 3 से 5 वर्ष का कारावास और 1 से 2 करोड़ का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। अगर कोई विज्ञापन करता है तो उसको अधिकतम 2 वर्ष का कारावास होगा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। और दोबारा दोहराता है तो 2 से 3 वर्ष का कारावास और 50 से 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 50 से 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है।
जो ईडी है, इन्फो प्रवर्तन से जुड़े प्रावधान इस प्रकार हैं। यह संज्ञेय और गैर जमानती की स्थिति में धारा 5 और 7 के तहत आपराधिक कानून होगा, यानी कि यह गैर जमानती होगा और संज्ञेय होगा। ठीक है, इन अपराधों में अधिकृत अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानत कहा जाएगा, कोर्ट के विवेक को छोड़ दिया जाएगा कि कोर्ट इसको जमानत देता है या नहीं। ठीक है, इस कानून का एक आयाम ई स्पोर्ट्स को वैध प्रतिस्पर्धी के रूप में बढ़ावा देना है। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बाकी तो वही सारी बातें हैं। ठीक है, अब आते हैं राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि यह अधिनियम भी अब पारित हो चुका है, ध्वनिमत से पारित किया जा चुका है। जो गेम्स में भ्रष्टाचार है, व्याप्त भ्रष्टाचार और शासन संबंधी जो विवाद है, जैसे कुश्ती और फुटबॉल महासंघों में आंतरिक जो वो रहती हैं, घटनाएं रहती हैं, इनमें सुधार करने हेतु तो ऐसा किया गया। इस अधिनियम की धारा 3 में 4 जो राष्ट्रीय निकाय हैं गेम्स के स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय खेल प्रशासन को व्यवस्थित ढंग से वो करेगा, नियंत्रित करेगा। एक है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एनओसी, यह एकमात्र निकाय है जो बहु खेल ओलंपिक विषयों को नियंत्रित करेगा। ठीक है, वहीं दूसरा जो है वह है राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, राष्ट्रीय खेल महासंघ और चौथा है क्षेत्रीय खेल महासंघ। मतलब इनका अर्थात जितने भी बहुत सारे आप संघ सुनते होंगे, और अभी आप बीच में कई बार सुनते रहेंगे कुश्ती महासंघ जो था, फेडरेशन ऑफ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो उनको सभी को नियंत्रित करने हेतु इन 4 महासंघों की स्थापना की जाएगी और इनके अंदर ही सारे गेम्स को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो यह इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब अधिकतम 15 सदस्यों की समिति में कम से कम 2 उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे, 2 एथलीट्स होंगे, समिति के निर्वाचित सदस्य होंगे और कम से कम 4 जो उसमें विमेंस होंगी अनिवार्य होगा, ये याद रखिएगा। इसमें आयु सीमा के भी नियम तय होंगे और कार्यकारी समिति की सदस्यता के लिए न्यूनतम 25 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय चार्टर की अनुमति होने पर यह 70 से 75 वर्ष व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा देखा जाएगा। ठीक है, वहीं धारा 5 के तहत स्थापित जो राष्ट्रीय खेल बोर्ड होगा, इस अधिनियम की रीढ़ की हड्डी होगा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों का निकाय इसके पास होगा, उनके पास व्यापक शक्तियां होंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारी जानकारी है जो काम की नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा, इतना डीप में जाकर नहीं पूछेगा जो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक है, हमने यहां कुछ देखिए कि इस अधिनियम से भारत को 2036 तक ओलंपिक की संभावित मेजबानी, ये आवश्यक गवर्नेंस ढांचा, यानी भारत चाहता है कि 2036 तक भारत ओलंपिक की मेजबानी करे, तो उसका ढांचा अभी से तैयार किया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉप 10 ओलंपिक फिनिश का जो हमारा टारगेट है वो 2014 तक तथा टॉप 5 की जो महत्वाकांक्षा है वो कानूनी सुधार पूरी कर सकता है, यानी कि हम चाहते हैं कि टॉप 5 में पहुंचे या टॉप 10 में पहुंचे, ऐसा भारत का टारगेट है इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अब ऐसे एक और अधिनियम है जिसको कहते हैं भारत पत्तन अधिनियम 2025। ठीक है, तो इसको देखिए, देखिए दोस्तों, पीछे जो अधिनियम था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने उसको हटा दिया है। अब आइए देखिए जो काम का है वो देखिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है, इस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो इंपॉर्टेंट है। भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है के माध्यम से सेमीकंडक्टर निर्माण, पैकेजिंग, डिजाइनिंग में वैश्विक स्तर को, मतलब वैश्विक स्तर का इकोसिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि भारत में भी सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से इस परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना जो है, इसमें संख्या जो इकाइयां होंगी, कितनी इकाइयों की स्थापना की जाएगी, तो 10 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, राज्य से 6 राज्यों में, तो 6 राज्यों में इनकी स्थापना की जाएगी। कितनी? सेमीकंडक्टर इकाइयां 10। ठीक है, इसमें ISM का उद्देश्य क्या है, यानी इस मिशन का उद्देश्य क्या है, सेमीकंडक्टर तथा जो डिस्प्ले है उसका निर्माण करना और उसका जो फैब ओसेट, ठीक है, 80MP इकाइयों की स्थापना करना और डिजाइन को प्रोत्साहन करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो आउटले होगा वो 76,000 करोड़ किया गया है। नई स्वीकृत जो 4 परियोजना है, एक है सिक सेम, ठीक है, दूसरा है CDI, तीसरा है 3D प्रयास, ठीक है, जिसको ASIP कहा गया है, 3D प्रयास सॉल्यूशन इंक और एडवांस सिस्टम इन पैकेज।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका बस नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे नाम से क्वेश्चन आ सकता है। इन 4 स्वीकृत प्रस्तावों के तहत 4600 करोड़ रुपए के सामूहिक निवेश से सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना होगी। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एक सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है और इसमें 10 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। कहां पर? 6 राज्यों में। इतनी बातें अभी इसमें से याद रखिएगा। ठीक है, इसमें जैसे 6M 3D गयास, ये कुछ नाम याद रखिएगा। ये किससे संबंधित है? ये सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है। बाकी इसमें ज्यादा बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी नई चीजें आती रहेंगी अभी, तो इसके बारे में वहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अभी भारत जो है वो सेमीकंडक्टर और जो चिप का सबसे बड़ा आयात है कहां से? चीन से। तो बस इतना याद रखिएगा और ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो इकाइयां हैं कहां पे स्थापित हुई हैं ये जरूर इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ये आप याद रखिएगा। 6 सेमीकंडक्टर इकाइयों की, एक है माइक्रोन ATMP जो गुजरात के सानंद में है। गुजरात की 2 इकाइयां हैं, तो एक है यहाँ पे मेमोरी चिप असेंबली की जाएगी। ठीक है, दूसरा है टाटा PSMC फैब जो धुलेरा गुजरात में है। तीसरा है TSET टाटा TATMP जो मोरीगांव असम में है। और एक है गुजरात के फिर सानंद में, यानी गुजरात में 3 है, एक असम में है। ठीक है, नहीं सॉरी, गुजरात में तो 4 हैं, एक असम में और एक यूपी में। गुजरात में कितनी है? 4। ठीक है, 2-3 सारण में, ठीक है, एक है धुलेरा में और एक है असम के मोरीगांव में और एक है उत्तर प्रदेश में, ये रखिएगा जिसका नाम है SCI फैक्सकॉन JV। ठीक है, एडिया। ये उत्तर प्रदेश का जो जेवर है, जेवर एयरपोर्ट के पास इसको निर्माण की मंजूरी दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां हैं, 4 गुजरात में है, एक असम में है और एक उत्तर प्रदेश का नोएडा में। कितना इंपॉर्टेंट। जो सेमीकॉन इंडिया मिशन है हमारा 2025, इसे 2 से 4 सितंबर 2025 के मध्य सेमीकॉन इंडिया जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहां पे? यशोभूमि में, वहां पर आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? तो बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, ये इसकी थीम थी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस है, इसे पूर्व में 2022 में बेंगलुरु में, 2023 में गांधीनगर में और 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था। और 2025 में कहां किया गया? तो यशोभूमि। ठीक है, यशोभूमि कहां पर आप जानते हैं? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, यहां पर आयोजित किया गया। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का प्रथम मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसका नाम विक्रम है, इंपॉर्टेंट है। विक्रम क्या है? चिप है, विक्रम 3201। ठीक है, 32 बिट का है। और दूसरा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री ने इसको प्रधानमंत्री जी को भेंट किया। तो क्या नाम है? विक्रम। ये क्या है? माइक्रो प्रोसेसर चिप है। ठीक है, वहीं 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की जो 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट है उसको उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित करने का प्रावधान किया है। तो उत्तर प्रदेश का जो नोएडा है वहां पर इसको किया जाएगा। ये जो कंपनी है ये भारत और ताइवान की कंपनियों का एक संयुक्त परियोजना होगी, तो याद रखिएगा इतना। ठीक है, कहां? यमुना एक्सप्रेसवे के पास में जो एडा है। ठीक है, इसको देखिए, लखनऊ मेट्रो परियोजना के चरण B1 को मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट तथ्य इसमें ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, एरिक्सन, नोकिया, सिस्को, क्वालकॉम, सैमसंग, ठीक है, संघ जो है BSNL की ऐतिहासिक साझेदारी। तो BSNL किसके साथ साझेदारी की है? तो इन कंपनियों के साथ, किसके साथ? एरिक्सन, नोकिया, सिस्को और क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इस समझौते का उद्देश्य क्या है? तो समझौते के माध्यम से जो, ठीक है, BR ब्रेट जबलपुर में 5G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन शिक्षण, नेटवर्किंग आदि का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। दूरसंचार विभाग की टेलीकॉम इनोवेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की व्यापक योजनाबद्ध चरण कदम उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस याद रखिए किसके साथ इन्होंने समझौता किया है। तो इतनी कंपनी याद रखिए और बाकी इसमें इतना काम का नहीं है। ठीक है, एक याद रखिएगा कि एक परियोजना शुरू की गई है हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जिसका नाम है एटा। ठीक है, तो ये कहां पर शुरू की गई? ये याद रखिएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी में ड्री और टानो जो टंगोन नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ड्री और टंगोन नदियों पर प्रस्तावित है। यह एक बड़ी रन ऑफ द रिवर परियोजना है। तो कौन सी नदियों पर है? ड्री और
टंगोन नदियों पर प्रस्तावित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा। कहां पे ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दिबांग नदी कहा जाता है, यानी इन दोनों नदियों के एक साथ बढ़ती हैं। डी नदी मथुरा से मिलकर टंगोन के साथ एटयना गांव के पास मिलती है, जहां से इसे दिबांग कहा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं। दूसरा है ततो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, प्रोजेक्ट, जो 12 अगस्त 2025 को इसको मंजूरी दी गई है। ये भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के सियोमी डिस्ट्रिक्ट में है, ततो सेकेंड जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए ये कहां पर किस राज्य में स्थापित है। ठीक है, अब आते हैं बेंगलुरु मेट्रो के, जो यहां पे भी उद्घाटन हुआ है। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां पर उद्घाटन हुआ है, ये सब तो इतना कोई खास न्यूज नहीं है। ठीक है, तो इसमें टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। एक याद देखिएगा, ब्रह्मा BEML ड्राई मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने 1800 करोड़ रुपए की ब्रह्मा BEML मैन्युफैक्चरिंग हब जो है इसकी स्थापना कहां की गई है? यह मध्य प्रदेश के विदिशा के संसदीय क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा के अंतर्गत ये गांव उमरिया गांव है, वहां पर स्थापित किया गया है। तो बस याद रखिए कहां पर? मध्य प्रदेश में विदिशा उमरिया गांव में। ठीक है, यहां पर यह आधुनिक संयंत्र विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा, जिसमें वंदे भारत मेट्रो कोच का डिजाइन किया जाएगा, निर्माण, असेंबली, इन सब का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो बस ये रखेंगे। मरक्कनम पुंडुचेरी राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो ऐसे बहुत सारे राजमार्गों निर्माण को मंजूरी दी जाती रहती है, उतना याद नहीं रख सकते हैं। बस ये याद रखिए राजमार्ग संख्या कौन सा है? 332A, जिसको NH 332A कहा जाता है। बस ये याद रखिएगा, बाकी तो राजमार्ग बनते रहेंगे, कितने याद करेंगे। ठीक है, इसका आता है स्किल इंडिया मिशन की 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये मिशन शुरू किया था, मैंने इसके बारे में पीछे बताया था। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है। बस याद रखिए इसकी शुरुआत कब की गई थी? 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब? वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इसके दिन शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। आपको मैचिंग करने का क्वेश्चन आता है कि कब शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारी जानकारी रखी है कि आयु वर्ग क्या है। जैसे जन शिक्षण संस्थान जो है 15 से 45 आयु वर्ग के निरक्षर या 9 साक्षर और 12वीं तक के जो स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सब आप जानते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। एक और है जिसको ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी यह योजना मंजूरी जो है 2009 में प्रारंभ की गई थी। और एक है स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये याद रखिएगा, बस और कुछ नहीं। एक आप जानते हैं PM विश्वकर्मा योजना, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। PM विश्वकर्मा जो है, जो 18 पारंपरिक जो व्यवसाय हैं, पारंपरिक व्यवसाय जो भारत में, उनको औजार और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो सही प्रकार है। जैसे भाई हो गया, कुम्हार हो गया, ठीक है, इन सबको 18 कारीगरों को क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको प्रोत्साहन राशि भी 15,000 रुपए की कुछ दी जाती है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये 17 सितंबर 2023 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक रिपोर्ट है NHAI की, ठीक है, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, इसकी एक रिपोर्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2024। तो बस इसका यही याद रखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट जो है मिशन जो लाइफ है और परिपत्र अर्थव्यवस्था और EEG के सिद्धांतों के अनुरूप है। तो ये याद रखिए कि ये इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो NHAI ने जारी किया है, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। अभी पीछे हमने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण देखा था, अब यह है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। इसको किसने जारी किया है? उसे जारी किया था पर्यावरण मिनिस्ट्री ने। इसको जारी किया है केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। इसको 2016 में शुरू किया गया था और ये अभी इसको जारी किया गया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि यह परिणाम जारी किए गए हैं। ठीक है, इस वर्ष जो है 2024-25 का जो विषय था वो था कम करें, पुनः उपयोग करें तथा पुनर्चक्रण करें। तो ये इसका थीम था, इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, आइए वही बात करते हैं कि इसमें किसका प्रथम स्थान रहा है। तो 2024-25 में अगर शहरों की बात करें तो सुपर स्वच्छ एक शहर जो है, इसमें अगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक की बात करें
तो इसमें प्रथम स्थान पर इंदौर रहा है, जो बहुत टाइम से इंदौर प्रथम स्थान पर ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर सूरत है गुजरात, नवी मुंबई तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, और विजयवाड़ा जो है वो चौथे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। 3 से 10 याद की श्रेणी में बात करें तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का नोएडा प्रथम स्थान पर है, वहीं चंडीगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करें तीसरे स्थान पर तो मैसूर है, 3 याद रखो, चौथे नंबर पर उज्जैन है, रख सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 50,000 से 3 याद की जनसंख्या की बात करें तो एनडीएमसी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पे तिरुपति है, तीसरे नंबर पे अंबिकापुर छत्तीसगढ़ है, और चौथा है लोनावाला महाराष्ट्र। ठीक है, स्वच्छ शहर अवार्ड्स जो है उसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या में स्वच्छ शहर अवार्ड्स के रूप में किसे दिए गए तो अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। 3 से 10 की श्रेणी में बात करें तो इसमें जो है मेरा भाईंदर जो महाराष्ट्र है, बिलासपुर और जमशेदपुर। ठीक है, 50 से 3 के बीच में देवास और कराड़, ये 2 याद रखिएगा, सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं याद रखिए। ठीक है, वहीं अगर गंगा शहरों की बात करें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रैंकिंग चेंज हुई है। आप जानते हैं कि इससे पूर्व जो था 2023-24 में, तब वहां पे वाराणसी प्रथम नंबर पर था, अब प्रथम नंबर पर हमारा प्रयागराज है। तो प्रयागराज को स्वच्छ गंगा शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान है। दूसरे नंबर पे वाराणसी है, तीसरे नंबर पे कानपुर है, चौथे नंबर पे पटना है बिहार का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और 5वें नंबर पे अनूप शहर है उत्तर प्रदेश का, ये भी 5वें नंबर पे है। ठीक है, अगर बात करें छावनी के बारे में, सबसे स्वच्छ छावनियां कौन सी हैं तो सिकंदराबाद जो कैंट है वो प्रथम स्थान पर है, वहीं जो देव याई कैंट है महाराष्ट्र की वो सेकेंड नंबर पे है, और महू कैंट मध्य प्रदेश की जो है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया, तो बाकी चौथा पांचवा आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का कैसा स्थान रहा है तो उत्तर प्रदेश का स्वच्छ शहर पुरस्कार श्रेणी में 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शीर्ष 20 शहरों में जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ नगर निगम है उसको 3रा स्थान, और आगरा नगर निगम को 10वां स्थान, वहीं गाजियाबाद नगर निगम को 11वां स्थान, और प्रयागराज नगर निगम को 12वां स्थान, तो कानपुर को 13वां स्थान, और वाराणसी नगर निगम को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें शुरुआत के 3 याद रखिए, लखनऊ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है तो 3रा इंपॉर्टेंट है, और आगरा को कौन सा प्राप्त हुआ है तो 10वां। ठीक है, इस श्रेणी में 3 से जो 10 याद की श्रेणी है उसमें शीर्ष 20 शहरों में गोरखपुर जो है उसको 4था स्थान प्राप्त हुआ है, गोरखपुर नगर निगम को, वहीं मुरादाबाद को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, और मथुरा वृंदावन को इसमें 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का तमगा दिया गया है, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। ठीक है, यह देखिएगा। ठीक है, गोरखपुर को सफाई मित्र में जो सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। 1 फरवरी 2025 को, ठीक है, वित्त एवं कारपोरेट मंत्री जो है सीतारमण जी, इन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 में इस योजना को प्रस्तुत किया है। तो याद रखिए कब प्रस्तुत किया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, इसमें जो 4 प्रमुख इंजन थे उसमें एक इंजन था, ठीक है, कृषि, तो 4 था, सूक्ष्म एमएसएमई था, निवेश था, निर्यात था, कृषि था। इसमें कृषि के तहत जो है इन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को प्रारंभ किया है। ठीक है, तो यह योजना जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये 6 वर्षों की योजना है। कितने वर्षों की है 6 वर्षों की इस योजना को मंजूरी दी गई है, और यह दुनिया देश भर के 100 डिस्ट्रिक्ट में इसका चयन किया जाएगा जहां पे इस परियोजना को कार्यरत किया जाएगा। ठीक है, 2025-26 से शुरू होकर यह 2031 तक यह परियोजना काम करेगी, 6 वर्षों तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम एक डिस्ट्रिक्ट को अवश्य चुना जाएगा। ठीक है, जबकि कोई जगहों का राज्यवार वितरण जो है संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की शुद्ध बुआई के अनुपात में चयन किया जाएगा, परंतु हर एक राज्य से एक डिस्ट्रिक्ट का चयन अवश्य किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें होगा क्या, इन जिन 3 प्रमुख मानकों पर 100 डिस्ट्रिक्ट का चयन किया जाएगा वो है कृषि की उत्पादकता कैसी है, वहां पे कम फसली सघनता कैसा है, और कृषि ऋण वितरण में न्यूनता, इन तीनों मापदंडों के आधार पर इनका चयन होगा। ठीक है, इसमें जो परिव्यय आएगा वो 2400 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय इसमें आएगा। ठीक है, तो बाकी इसमें इतना ज्यादा कुछ तो है नहीं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, और इसका जो ये याद रखिएगा
कि इसका जो क्या होगा, हर चयनित डिस्ट्रिक्ट पर भारत सरकार का एक केंद्रीय नोडल अधिकारी का नियुक्त किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा, यहां तक हमने कवर किया है राष्ट्रीय परिदृश्य में, और आगे जो है उसमें कुछ और बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, तो इनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी तो इसका काफी ज्यादा हो जाएगा। तो आप अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, हमें और बता सकते हैं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ते रहें और हमें मोटिवेट करें ताकि हम और इसमें ज्यादा सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, जय हिंद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई कमेंट भी है तो आप वो भी नीचे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।